अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 7वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की खुसूसियात। नेचुरल मतलब कुदरती, जो चीज़ें हमको कुदरत के ज़रिए से हासिल हुई हैं उनके अंदर कुछ खुसूसियात हैं। आज हम उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ 3 चीज़ों का तज़किरा है: एयर, सॉइल एंड वाटर। एयर, सॉइल एंड वाटर। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले ये समझेंगे, जो ऊपर सवाल दिया गया है किताब में, हवा को होमोजीनियस गैस क्यों कहते हैं और उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये मुख्तलिफ किस्म की गैसें एक साथ मिली हैं तभी हवा वजूद में आई हैं, और ये कुदरती तौर पर मिली भी हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको होमोजीनियस गैस कहते हैं, मुतजानुस आमिज़ा कहते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों, ये तमाम गैसें मिली हुई हैं कुदरती तौर पर और हम इनको अलग नहीं कर सकते। हर एक की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, हर एक की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, जिन खुसूसियात की बिना पर ये हवा में एक साथ मिली हुई हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसको होमोजीनियस गैस कहते हैं। प्यारे बच्चों, हवा की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यहाँ पर 3 पॉइंट हमने आपको समझने के लिए लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो क्लियरलेस है। क्या है? क्लियरलेस है। सेकंड पॉइंट जो उसका मास और वेट है, और थर्ड पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सबसे पहला जो है क्लियरलेस है, यानी ये बेरंग है। जैसे मिट्टी है वो हमको दिखाई देती है, मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ कलर्स की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, है ना, तो उसका एक रंग होता है, जैसे पानी हमको दिखाई भी देता है, हालांकि पानी बेरंग है लेकिन पानी भी चूंकि दिखाई देता है। लेकिन हवा जो है इसका कोई कलर नहीं है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। हवा जो है जब चलती है तो उसके प्रेशर की वजह से हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। तो ये कलरलेस है, बेरंग है। हवा क्या है? बेरंग है। ये इसको सीधा समझना है। सेकेंड पॉइंट जो है वो मास और वेट है, उसका मास और वेट है। प्यारे बच्चों, मास और वेट को समझने के लिए किताब के अंदर आपके एक प्रैक्टिकल किया हुआ है, सीधा साधा तजुर्बा है। ये स्टिक लेना है। क्या लेना है? स्टिक लेना है, और 2 बलून है, बराबर की मिकदार में उनमें हवा भरना है, जैसे यहाँ पर दोनों बलून में हवा भर दी गई है, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एक लेवल, दोनों बराबर है क्योंकि हवा में भरे हुए इसलिए बराबर एक लेवल में है। लेकिन प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस हवा में पिन के जरिए से इसके हवा को खोलेंगे, इसको फोड़ देंगे, तो वो फूटने के बाद वो जो गुब्बारा है वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा और ये साइड से मिट जाएगा, है ना। जैसे ही वो मिट जाएगा तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। आप उसको घर पे खुद से कर सकते हैं। इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, ये साइड जो है वो झुकी भी होगी और ये साइड ऊपर की तरफ चली जाएगी। इससे क्या पता चलता है? दोनों जब बलून थे एक लेवल में तो वो हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट था, एकदम कोई झुका हुआ नहीं था। लेकिन जैसे ही एक तरफ की हवा कम हो गई, हवा के कम होने के बाद ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर ये जो बलून है, जिस तरफ में हवा भरी हुई थी वो झुक जाता है, और जिस तरफ की हवा हमने निकाली है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इससे क्या पता चलता है कि हवा जो है वो मास और वेट रखती है, हवा वजन रखती है ना। फिर थर्ड जो पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके लिए यहाँ पर किताब के अंदर 3.2 एयर प्रेशर को समझाने के लिए
आपके रोजमर्रा की रूटीन लाइफ में जब हम कभी बीमार वगैरह होते हैं या किसी जो बीमार हुआ उसके साथ चले जाते हैं तो डॉक्टर पहले चेक करता है, बाद में इंजेक्शन लगाता है। तो वही इंजेक्शन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया है। आपके घर में हो तो आप उसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर जब उसको ये देखते हैं, यहाँ पिस्टन है ना, यहाँ आगे होल रहता है, फिर ये पिस्टन को जब प्रेस करते हैं तो वो अंदर की तरफ चला जाता है और बाहर हवा का एक प्रेशर महसूस होता है नॉर्मली। जबकि यहाँ पर खुला हो और हम यहाँ से उसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से उसको प्रेस कर रहे हो तो एकदम फ्लुएंटली आसानी से जो है वो पिस्टन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन वही पिस्टन को ये होल जो है यहाँ पर, इस होल के ऊपर हम अंगूठा रखें, क्या रखें, अंगूठा रखें या उसको पैक करें, फिर अगर हम पिस्टन को प्रेस करना चाहें तो पिस्टन प्रेशर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है हवा मौजूद है, हवा मौजूद है जो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। बाहर हवा न जाने की वजह से, बाहर हवा न जाने की वजह से वो उस पिस्टन पर प्रेशर कर रही है, हम भी इधर से प्रेस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अंदर हवा मौजूद है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो हवा का एक प्रेशर हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से वो पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा नहीं है। फिर अगर हम उसको पीछे खींचना चाहें, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने अंगूठा रखा है, तब भी वो पिस्टन को खींचने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हवा अंदर नहीं आ रही है। अगर हवा अंदर नहीं आएगी तो पिस्टन पीछे की तरफ आएगा नहीं, बल्कि जहां हमने उंगली रखी है तो उंगली का उस हिस्से का जो गोश्त है बाकायदा उसके ऊपर एक प्रेशर आता है और वो उस गोश्त के छोटे से हिस्से को अपनी तरफ खींचता है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन द एयर आर इन कांस्टेंट मोशन, वो नॉर्मल हालत में रहते हैं। व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक अ बॉडी, जब वो किसी चीज से टकराते हैं, दे क्रिएट ए प्रेशर ऑन दैट बॉडी, उस बॉडी के ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डेफिनेशन को याद रखना है ना, इसको समझना है यहां तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये भी उसकी खुसूसियत को याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो यानी आड़ा रखे चाहे सीधा रखे, किसी भी सिंक में रखें, तो उसका जो प्रेशर है इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। फिर प्यारे बच्चों एक और यहाँ पर तजुर्बा किया गया है, प्रैक्टिकल किया गया है इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर को समझाने के लिए। इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर को समझाने के लिए ये जो नजरिया है, ये जो उसूल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल से मिलता है। इसमें क्या बताया गया है, ये किताब के अंदर आप शक्ल देखिए 3.3। इस शक्ल के अंदर आप देखिए कि वहां पर एक गिलास लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? गिलास लिया हुआ है और उस गिलास में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। फिर 2 स्ट्रॉ लेना है। कितने लेना है? 2 स्ट्रॉ लेना है। एक स्ट्रॉ को आप पानी के अंदर डालें। किसके अंदर डालें? पानी के अंदर डालें, जैसे यहाँ पर ये डाला गया है। फिर दूसरा जो स्ट्रॉ है, ये बिल्कुल 90 का एंगल बनाना है। कैसा बनाना है? इस तरह से। ये जो पोजीशन है, दूसरा स्ट्रॉ इस तरह से, बिल्कुल ये। अगर आप ऐसा रखेंगे तब भी नहीं, ऐसा रखेंगे तब भी नहीं, बिल्कुल 90 का एंगल बनना चाहिए। कितने का एंगल बनना चाहिए? 90 का एंगल बनना चाहिए। फिर वो 90 के एंगल में थोड़ा इधर जगह रखना है और फिर जब हम इसको लेवल में रखेंगे तो इस तरह से उसमें एयर को दाखिल करना है, यानी कोई फूंक मारना है, स्ट्रॉ के अंदर फूंक मारना है। जैसे ही आप फूंक मारेंगे तो यहाँ की जो हवा है, यहाँ कोई हवा है, उसको हम धकेल देंगे, नहीं, यहाँ का उस जगह का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इस तरफ का जो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ का कम हो जाएगा। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कम होने की वजह से पानी जो है, जो भी ये स्ट्रॉ के अंदर यहाँ तक आया हुआ था, चूंकि प्रेशर कम है तो नीचे से प्रेशर गिर जाता है और वो प्रेशर की वजह से पानी जो है वो कतरों की शक्ल में, फव्वारे की शक्ल में बाहर निकलता हुआ महसूस होता है। जितना ज्यादा आप फूंक मारेंगे, प्रेशर देंगे हवा का, उतना ज्यादा वो फाउंटेन आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है, फाउंटेन ऑफ वाटर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंटेन ऑफ वाटर। इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर में ये फाउंटेन बनता है। क्या बनता है? फाउंटेन बनता है। जैसे फव्वारा होता है ना पानी का, प्रेशर की वजह से पानी चारों तरफ फैलता है, तो वो ये किसका नजरिया है यहाँ पर? बर्नौलीज प्रिंसिपल। किसका? बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर, ज्यादा दबाव से
हमेशा जो है हवा कम दबाव की तरफ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दबाव दोनों नॉर्मल थे, लेकिन जैसे हवा का प्रेशर आया, हवा यहाँ से धकेल दी गई तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया, तो हवा का फ्लोइंग होने लगा, हवा का फ्लोइंग होने लगा। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। द एयर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर, ज्यादा दबाव से हायर प्रेशर टू द प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर, कम दबाव की तरफ हवा जो है वो चलती है। तभी हमको महसूस होता है कि हवा चल रही है। वाइंड ब्लोइंग, हवा चलने का जो नजरिया है वो क्यों होता है? हवा जो है हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती है, और जब चलती है तभी हमको महसूस होता है कि हवा इस वक्त चल रही है, विंड ब्लो। फिर एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है प्यारे बच्चों 3.4 में ये जो किताब के अंदर शक्ल दी गई, पेज नंबर 18 पर क्या बताया गया है इसके अंदर? यहाँ पर भी एक ग्लास दिया हुआ है। क्या लिया गया है? ग्लास लिया हुआ है, और उस ग्लास के अंदर आइस क्यूब रखे हुए हैं, है ना। अभी ठंडी चीजों से ज्यादा परहेज करना है आप लोगों को, ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन चूंकि साइंस का एक प्रैक्टिकल है, आपको एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए आप एक ग्लास लेकर आइस क्यूब लीजिए। और आप रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में चीजें देखते भी होंगे, कांच का ग्लास हो या स्टील का ग्लास हो, आप उसके अंदर आइस क्यूब रखेंगे। क्या रखेंगे? आइस क्यूब रखेंगे, बर्फ के टुकड़े रखेंगे, तो थोड़ी देर के बाद आपको उस गिलास के बाहर की सतह पर पानी के कतरे नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? पानी के कतरे नजर आएंगे, ड्यू टू आइस क्यूब। यानी आइस क्यूब की वजह से इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग, जो ग्लास के अतराफ की हवा है, एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल डाउन। जैसे ही हम इस पानी के इस बर्फ को गिलास के अंदर रखते हैं, क्योंकि फ्रिज से वो निकाला हुआ है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो इस प्रेशर से कम है। ये जो यहाँ का प्रेशर है वो समझ लो 0 डिग्री सेल्सियस से -4 -5 तक का टेम्परेचर ये बर्फ के अंदर का रहता है। लेकिन हमने उस गिलास के अंदर उस बर्फ को निकाला, मतलब गिलास का जो टेम्परेचर है नॉर्मली हमारा 25 डिग्री सेल्सियस बोलो, 26 डिग्री सेल्सियस बोलो, बाहर का जो टेम्परेचर है वो है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सर्दी यानी ठंड लग जाती है, तो ये गिलास के ऊपर ही सतह पर जो है हमको ये क्लाइमेट जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन, और मींस वाटर वेपर इन दिस एयर कूल डाउन। मतलब यहाँ पर जो हवा में बुखारात रहते हैं, आबी बुखारात जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर वेपर जो रहते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, वो कूल डाउन हो जाते हैं। जो पानी भाप की शक्ल में था वो दोबारा पानी की शक्ल में आता है। यानी आप समझ लो, हमने पानी को फ्रिज में रखा तो बर्फ बनता है, वहीं पानी को हमने उबालना शुरू कर दिया तो वो पानी भाप की शक्ल में रहता है। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर पानी जो है वो भाप के अंदर रहता है, वाटर वेपर जिसको कहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कूल हो जाता है तो वही भाप पानी में दोबारा तब्दील हो जाती है ना, पानी में दोबारा तब्दील हो जाती है। फिर यहाँ पर एक बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो यानी उस टेम्परेचर के मुकाबले में ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पर वो पानी के जो बुखार हमको नजर आते हैं। यही बात यहाँ पर समझाई गई। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना, ऋतुबद्ध जिसको कहते हैं, इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह की जो है ह्यूमिडिटी अलग अलग है। जैसे राजस्थान का इलाका है, वहाँ की हवा सूखी है, लेकिन आप कश्मीर के इलाके में जाओगे तो वहाँ पर ज्यादा है। एंड ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक दिन के अंदर भी, यानी सुबह में ह्यूमिडिटी का अलग रहता है मामला, दोपहर में अलग रहता है और शाम में अलग रहता है। ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक्त में द टेम्परेचर इज वेरी लो। आमतौर पर दिन में सूरज की रोशनी की वजह से जमीन पर हरारत कायम रहती है, लेकिन वही टेम्परेचर रात के वक्त में सूरज की रोशनी न होने की वजह से, हरारत न होने की वजह से टेम्परेचर इज वेरी लो। इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वैल्यू इज लेस। आबी बुखारात को अपने अंदर समा कर रखने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो आबी बुखारात जो टेम्परेचर लो होने की वजह से, जैसे यहाँ पर आबी बुखारात पानी की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो यहाँ पर भी वो ड्यू की शक्ल इख्तियार करते हैं, जो हम शबनम बोलते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शबनम कहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर यानी मुंतशिर होना, स्कैटर यानी मुंतशिर होना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी क्या? यहाँ पर एक तजुर्बा आपको समझाया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में। या आप एक बकेट लीजिए या कोई पॉट लीजिए, उस पॉट में पानी भरा हुआ है और खाली जग या कोई और चीज जो है औंधे उसको उल्टा अंदर डालना है और फिर उसको ऊपर की तरफ उसका मुंह लाना है। जैसे आप उसको
क्रॉस करेंगे तो पानी बुलबुले की शक्ल में बाहर आएंगे, जो हमने है ना वहाँ हजम का और वेट का जो हमने यहाँ पर देखे थे वो बातें वहाँ पर समझाई गई हैं। और एक चीज यहाँ पर समझाई गई है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमने इससे पहले पढ़ा है, ये बात हमको मालूम है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, बहुत सारे गैसेस के जो हैं छोटे छोटे जर्रात हैं, डस्ट है उसके अंदर, हवा के अंदर, हमारी आंखों में भी देखो किनारे पर जमा हो जाता है, ज्यादा धूप वगैरह से सफर करके आ जाए तो वो डस्ट जो है ना जमा हो जाता है, फिर स्मोक है, धुआं है एंड मॉइस्चर है, ये तमाम चीजें जो है वो हवा के अंदर मौजूद है, हवा के अंदर मौजूद है। आप एक साफ पानी लीजिए, क्या लीजिए, साफ पानी लीजिए, साफ पानी लेने के बाद उसमें से रोशनी को गुजारिए, रोशनी को गुजारिए, तो जैसे ही वो गुजरेगी, क्योंकि साफ पानी है वो, तो जिस तरह से वो गुजरी यहाँ से निकली बिल्कुल उसी एंगल में वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर इसी में कुछ गंदगी, कुछ जर्रा डालिए, कुछ कचरा डाल दीजिए, तो वो पानी में घुल मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी में घुल मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब घुल मिल जाएगा तो हम यहाँ से जब रोशनी को गुजारेंगे तो वो रोशनी बिल्कुल उसी सिंध में वैसे ही नहीं निकलेगी, बल्कि वो फैल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। यही नजरिया जो है, यही जो बात है यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा गया है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। व्हेन रेज, जब शुआ ऑफ लाइट, रोशनी जो है वो फॉल ऑन दीज माइनर पार्टिकल्स, छोटे जर्रात पर, द पार्टिकल्स स्प्रेड, यानी वो मुंतशिर करते हैं, किसको, द लाइट इन ऑल डायरेक्शन, चारों सिमतों के अंदर उसकी लाइट की रोशनी को मुंतशिर करते हैं। इसी को जो है दिस नेचुरल फेनोमेनन, कुदरती जो ये अमल है, इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें कुछ लेक्चर में आपको पहले लेक्चर में समझाने की कोशिश की गई है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में पहले हमने एयर के बारे में आज मालूमात हासिल किए हैं, फिर हवा को जो है होमोजीनियस गैस क्यों कहते हैं इसको समझने की कोशिश किए हैं, है ना। एयर प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी समझने की कोशिश की है, बर्नौल्स प्रिंसिपल को भी हमने अच्छी तरह से देख लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोबारा इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट जो है हम जल्द ही आपके लिए तैयार करेंगे और फिर आपको भेजेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।